साथियों नमस्कार। गुरुशाला एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं धर्मेंद्र फौजदार आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, गुरुशाला एकेडमी के द्वारा प्रारंभ की जा रही रीट लेवल 1 लेवल 2 की जो बेहतरीन मॉडल टेस्ट पेपर जारी किए गए हैं उनका सॉल्यूशन मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं। सॉल्यूशन का प्रारंभ मैं अपने इतिहास विषय के प्रश्नों को लेकर आगे बढ़ूंगा और आज से पूरी कंप्लीट जो मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज है उसके सॉल्यूशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना देर किए मैं पहला जो मॉडल टेस्ट पेपर है रीट लेवल 1 का, उसमें जो क्वेश्चन हैं उनका हम मॉडल टेस्ट पेपरों के जो प्रश्न हैं उनके सॉल्यूशन को आज प्रारंभ करते हैं। आपके पहले टेस्ट का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है और पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इतिहास विषय का, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है पहले इसको ध्यान से समझ लीजिएगा और ध्यान रखिएगा। रीट एग्जाम राजस्थान की एक सबसे बड़ी एग्जाम में से एक एग्जाम है, इसीलिए पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद प्यारे साथियों आपको उत्तर देना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दी का काम शैतान का है, इसीलिए आपको अच्छे से माइंड सेटअप करके बैठना है और उसके बाद सॉल्यूशन करना है। पहला प्रश्न आपके सामने कि निम्न कथनों में से कौन सा या कौन से कथन चीरबा शिलालेख के बारे में सही है। ठीक है, तो वो क्या पूछ रहा है कि चीरबा जो शिलालेख है प्यारे साथियों, उस चीरबा शिलालेख के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पहला कथन कि यह शिलालेख 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। बिल्कुल सही बात है कि चीरबा जो शिलालेख है संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। 1273 ईस्वी में यह शिलालेख उत्कीर्ण किया गया था। दूसरा कि इस शिलालेख के प्रशस्तिकार रतन प्रभ सूरी हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके अलावा प्यारे साथियों तीसरा ऑप्शन आपके सामने है कि ये जो चीरबा शिलालेख है इसके जो प्रधान शिल्पी रहे थे वो देलड़ माने जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और चौथा है प्यारे साथियों अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है। ध्यान रखिएगा प्यारे साथियों, चीरबा शिलालेख में राजपूतों की उत्पत्ति का संबंध अग्निकुंड से बिल्कुल भी नहीं है और ये जो आपका ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है। तो इसमें पहले जो 3 ऑप्शंस हैं आपके, पहला, दूसरा और तीसरा, ये बिल्कुल सही है। तो अब आप ऑप्शन देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और चीरबा शिलालेख के बारे में ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे और आपका अगला जो प्रश्न है वो है सुमेलित कीजिए, यानी निम्न में से एक तरफ आपके सामने अकादमी है और दूसरी तरफ उनका स्थापना वर्ष है। तो अकादमी और स्थापना वर्ष में सुमेलित करवाना है कि कौन सी अकादमी का स्थापना जो वर्ष है वो कौन सा है। पहला अगर अपन बात करेंगे तो पहला आपके सामने दे रखा है प्यारे साथियों राजस्थानी साहित्य अकादमी। तो राजस्थानी साहित्य अकादमी और उत्तर आपके स्थापना वर्ष दे रखे हैं। तो राजस्थानी साहित्य अकादमी की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है। राजस्थानी साहित्य अकादमी की स्थापना प्यारे साथियों 1958 में हुई थी, याद रखिएगा। दूसरा देखते हैं राजस्थान उर्दू अकादमी, और राजस्थान उर्दू अकादमी जो है ये आपको ध्यान रखनी है कि राजस्थान उर्दू अकादमी की स्थापना हुई थी प्यारे साथियों 1979 में। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना हुई थी प्यारे साथियों 1979 यहाँ पर। और अरबी फारसी शोध संस्थान की स्थापना हुई थी प्यारे साथियों 1978 में, यानी 1978 में। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि राजस्थानी साहित्य अकादमी 1 में 3 दे रखा है, तो 1 में 3 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन जो 3 है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर मैं प्यारे साथियों इनकी बात करता हूँ कि ये कहाँ पर स्थित है, इनके मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं कि राजस्थानी साहित्य अकादमी, कि राजस्थानी साहित्य अकादमी जिसकी स्थापना 1958 में की गई और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है,
उदयपुर में। ये भी आप साथ साथ ही याद रखिएगा कि राजस्थानी साहित्य अकादमी जो है 1958 में इसकी स्थापना की गई और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में स्थित है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ कि राजस्थान उर्दू अकादमी, और राजस्थान उर्दू अकादमी जो है प्यारे साथियों वो 1969 में इसकी जो स्थापना की गई, इसका मुख्यालय है भी जयपुर में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जयपुर में, ध्यान रखना। इसके अलावा प्यारे साथियों आप बात करते हैं राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जिसकी स्थापना 1969 में की गई और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी का मुख्यालय भी आपका जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, जयपुर में। और प्यारे साथियों अरबी फारसी शोध संस्थान, जिसकी स्थापना 1978 में की गई और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, टोंक में। मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1978 में, ठीक है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो इस प्रश्न में आपके ध्यान रखिएगा कितने प्रश्न बनेंगे, तो इसमें आपका प्रत्येक में ध्यान रखिएगा 2-2 प्रश्न यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ये आपका एक बेहतरीन प्रश्न था इस टेस्ट सीरीज का। अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है और प्रश्न कहता है कि आहड़ सभ्यता के संबंध में कथन व निष्कर्ष पर विचार कीजिए, ठीक है। कि जो आहड़ सभ्यता है उदयपुर में ताम्रयुगीन सभ्यता थी, इस सभ्यता के बारे में कथन और निष्कर्षों पे आपके प्रश्न हैं। और इसमें हम देखें कि कथन क्या कहता है कि यहाँ से प्राप्त खंडित नारी की मूर्ति प्राप्त हुई है, बिल्कुल राइट। यहाँ तक ध्यान रखिएगा कि कथन जो है वो बिल्कुल सत्य है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें निष्कर्ष में कि अतः यहाँ के लोग मात्र सत्तात्मक थे। प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा कि आहड़ सभ्यता में ऐसा कहीं भी कोई उल्लेख नहीं मिला कि यहाँ के लोग मात्र सत्तात्मक थे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि देखो कथन व निष्कर्ष सही है और उचित निष्कर्ष है, कथन व निष्कर्ष सही है, अनुचित निष्कर्ष है, कथन व निष्कर्ष दोनों ही अनुचित हैं और कथन सही है निष्कर्ष अनुचित है। तो याद रखना देखो कथन जो है वो बिल्कुल सही है और इसका जो निष्कर्ष है वो गलत है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा सभ्यता के संबंध में विचार कीजिए। अच्छा पहले तो हम इस क्वेश्चन के बारे में विचार कर लेते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। सामने अभी तक हमको कुछ नहीं पता कि ये प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। कि कालीबंगा सभ्यता के संबंध में विचार कीजिए, यहाँ पे होना चाहिए था प्रश्न में कि कालीबंगा सभ्यता के संबंध में सही कथन पर विचार कीजिए या गलत कथन पर विचार कीजिए। तो अभी यहाँ प्रश्न जो है वो थोड़ा सा अधूरा है, पहले इसको हम पूरा कर लेते हैं कि इसके संबंध में सही कथन पर विचार कीजिए। अब आपका ये प्रश्न जो है ना वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और अब हम आगे बढ़ते हैं इस पे, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि आपको जो टेस्ट पेपर जो मिलेंगे उसमें क्वेश्चन पूरा होगा, ये याद रखिएगा कि आपको जो बुकलेट मिलेगी क्वेश्चन पेपर टेस्ट पेपर है उसमें कंप्लीट क्वेश्चन है। यहाँ थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा ना। तो कालीबंगा सभ्यता के बारे में संबंध में सही कथन पर विचार करना है कि भारत सरकार में या भारत सरकार ने, ठीक है, भारत सरकार ने 1961 ईस्वी में कालीबंगा पर डाक टिकट जारी किया। ये बिल्कुल सही बात है, यहाँ तो आपको कोई सोचना ही नहीं है कि कालीबंगा पे जो डाक टिकट जारी किया गया है, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा वो कब किया गया, 1961 में किया गया। दूसरा कथन देखते हैं कि भारत सरकार के द्वारा 1985-86 ईस्वी में हनुमानगढ़ में कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की गई। ये बिल्कुल सही बात है कि भाई कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना हुई, लेकिन प्यारे साथियों 1985-86 में नहीं हुई, 1983 में, ठीक है, 1983 में। तो 1983 में हनुमानगढ़ में कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना हुई है और कालीबंगा में जो डाक टिकट जारी किया गया कालीबंगा पे वो 1961 में किया गया। यानी कि पहला कथन जो है वो बिल्कुल सही है, दूसरा कथन जो है वो गलत है। तो यहाँ पे हमको सही कथन पे विचार करना था, तो नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए में केवल 2 सही है, गलत है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि केवल एक जो पहला जो कथन है वो आपका बिल्कुल सही है। तो एक तो यहाँ तक ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए, यानी जो आपके सामने है उनमें से जो कथन दिए हुए हैं उनमें से फॉल्स जो है गलत जो है उसके बारे में हमको यहाँ पे विचार करना है। तो सुंदा पर्वत अभिलेख में, या मैं कह सकता हूँ सुंदा माता अभिलेख में,
ठीक है, कि सुंदा माता अभिलेख में कीर्तिपाल को राजेश्वर कहा गया। बिल्कुल सही बात है कि सुंदा माता अभिलेख जो है उसमें कीर्तिपाल चौहान जो है, याद रखिएगा जालौर के चौहान के बारे में क्वेश्चन आ गया, कीर्तिपाल सोनगरा भी कह सकते हैं, कीतू चौहान भी से हम कह सकते हैं, कि इसे राजेश्वर कहा गया। और इसी सुंदा माता पर्वत के अनुसार इस कीर्तिपाल ने सुंदा पर्वत पे यहाँ पर यानी कि यहाँ एक शिव मंदिर का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जालौर में जांगलेश्वर महादेव, जालौर में और जालौर में जांगलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण भी करवाया। और इस बात की जानकारी भी हमको इसी सुंदा माता जो शिलालेख है, इस सुंदा माता शिलालेख में हमको जानकारी मिलती है। अगला देखते हैं कि उदय सिंह ने जालौर में सुदृढ़ प्राचीर कोषागार शस्त्रागार का निर्माण करवाया। जी बिल्कुल गलत क्वेश्चन, गलत है। ठीक है, कि जालौर में सुदृढ़ प्राचीर कोषागार और शस्त्रागार का निर्माण उदय सिंह ने नहीं करवाया। प्यारे साथियों, जालौर दुर्ग का जो निर्माण हुआ था ये बहुत प्राचीन दुर्ग है। ठीक है, प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम के समय में बनवाया गया था। लेकिन बात आती है यहाँ पे जालौर दुर्ग की प्राचीर की। ठीक है, जालौर दुर्ग का जो परकोटा है वो किसने बनवाया था? तो यहाँ पे दिया हुआ उदय सिंह ने। उदय सिंह ने नहीं बनवाया, ये जो सारे काम करवाए थे ये यानी कि किसने किए थे? तो ये यहाँ पर यानी कि समर सिंह। ठीक है, कि यहाँ पे कौन शासक हुआ था? समर सिंह। तो समर सिंह सोनगरा जो है उसने जालौर का परकोटा बनवाया था। यहाँ पे देखो समर सिंह ने इल्तुतमिश के अधिकार वाले मंडोर और नाडोल पर अधिकार किया। ये यहाँ पे समर सिंह ना होकर उदय सिंह होगा, यानी ये दोनों ऊपर नीचे कर दिए गए हैं। तो इसका मतलब दोनों ही गलत हो गए। ठीक है, कि ये जो है ये दोनों ही गलत हो गए। और इसमें हमको क्या पूछा गया है? असत्य पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है, पहला सही है, दूसरा और तीसरा दोनों गलत है। हाँ, इन दोनों को अगर ऊपर नीचे कर दिया जाए तो तीनों सही हो जाएंगे, क्योंकि इल्तुतमिश के समय जो आक्रमण हुआ था वो उदय सिंह ने, यानी इल्तुतमिश ने जालौर पे जब अटैक किया था तो उस समय जालौर का शासक कौन था? उदय सिंह था। लेकिन यहाँ पे समर सिंह लिख दिया है, तो इसमें केवल एक सही है, याद रखिएगा। गलत हो गए 2 और 3, यानी यहाँ ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। 2 और तीसरा जो कथन है वो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, अकबर ने राजपूतों से उदारतापूर्वक बर्ताव किया। अकबर ने राजपूतों से उदारतापूर्वक बर्ताव किया क्योंकि बागी मुसलमानों के विरुद्ध लड़ने के लिए राजपूतों को काम में लिया जा सकता था। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सही है। अकबर को देश का सम्राट बनने की इच्छा थी, खून खराबे के बिना उसे अपना साम्राज्य बढ़ाने की इच्छा थी। तो ऐसा तो मतलब ही नहीं है कि भाई बिना खून खराबा किए साम्राज्य बढ़ा दे, तो ये तो गलत हो जाएगा। राजपूत जो थे प्रशासकीय वर्ग से संबंधित थे, प्रशासन से संबंधित तो थे ही, लेकिन कंप्लीटली ऐसी नहीं है कि भाई उस कारण से अकबर राजपूतों से उदारतापूर्वक व्यवहार करे। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसा कोई राजपूत सूरवीर थे। अब ये तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि सूरवीर थे तो अकबर जो है वो उदारतापूर्वक व्यवहार कर रहे हैं। राजपूतों के प्रति उदारवादी नीति उसने इसलिए अपनाई क्योंकि वह अकबर जो था वो अपनी ही वर्ग के, यानी जो बागी मुसलमान थे, उन बागी मुसलमानों के विरुद्ध लड़ाई अच्छे से लड़ सके। तो ऑप्शन ए जो है प्यारे साथियों वो बिल्कुल यानी कि आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्यों किया था? क्योंकि वो बागी मुसलमानों के विरुद्ध लड़ने के लिए राजपूतों का सहयोग चाहता था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से असत्य कथन बताइए कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। इसके बारे में हमको चर्चा करनी है। असत्य कथन की जानकारी हमको देनी है। तो बप्पा रावल ने कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। सर बिल्कुल बनवाया था। ठीक है, अल्लट ने आहड़ में, ठीक है, आहड़ में बराह मंदिर का निर्माण बिल्कुल करवाया था। अल्लट ने आहड़ को अपनी राजधानी भी बनाया था। जयत्र सिंह ने मेवाड़ में नौकरशाही प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की थी। बिल्कुल नहीं, मेवाड़ में नौकरशाही और प्रशासनिक व्यवस्था, कर निर्धारण, ये सारी चीजें जो थी वो अल्लट के समय थी बेटा, अल्लट के समय थी। ठीक है, याद रखिएगा, अल्लट के समय सारणेश्वर प्रशस्ति में इसकी जानकारी मिलती है। हम्बीर ने चित्तौड़ में बरबड़ी माता के मंदिर का निर्माण करवाया। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें गलत कौन सा हो गया? ऑप्शन सी, ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ जयत्र सिंह नहीं है, यहाँ पे क्या जाएगा? अल्लट आएगा। ठीक है, कि अल्लट ने ये नौकरशाही या प्रशासनिक व्यवस्थाओं को प्रारंभ किया था, याद रखिएगा। अगला, गुर्जर प्रत्यारों की उत्पत्ति से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो गुर्जर प्रत्यारों से उत्पत्ति से संबंधित कथनों पर पूछा गया है और विचार करना है कि नीलकुंड
देवली राधनपुर गुजरात में है। कराड़ अभिलेखों में प्रत्यारों को गुर्जर प्रत्यार कहा गया है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसके अलावा अल मसूदी ने प्रत्यारों को अल गुर्जर कहा है, बिल्कुल सही बात है। मिस्टर जैक्सन ने बंबई गजेटियर में गुर्जरों को विदेशी बताया है, ये भी सही बात है। स्मिथ स्टेनोफोर्ने ने लक्ष्मण का वंशज, इसकी कोई ऐसी खास जानकारी अपन को नहीं है। तो इसमें देख लीजिए केवल 2 सही है, 2 और 3 सही है, केवल 1 2 3 सही है, 1 2 3 एवं 4 सही है। ठीक है ना, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। या ये 3 जो है बेटा वो सही है, चौथा जो है वो गलत है। चलिए 1962 में ध्यान रखिएगा, 1962 में मुगल सम्राट अकबर का राजपूतों से संधियों का युग प्रारंभ होता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे युग आएगा ना, कि संधियों का युग प्रारंभ होता है, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न रियासतों में प्रशासनिक व्यवस्था, विभिन्न रियासतें जो थी वो विभिन्न रियासतों की और विभिन्न रियासतों की प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हुई। इसके मूल कारणों के संदर्भ में सत्य कथन है। तो देखो 1562 में, यानी ये वो समय है जब आमेर के भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह कर दिया अकबर के साथ में। ठीक है, अपने पुत्र भगवान दास और मानसिंह को उसकी सेवा में भेज दिया। दूसरी तरफ 1562 ये वो समय है कि मारवाड़ में राव चंद्रसेन का राज्य अभिषेक हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे क्या हुआ था ये देखना है कि मुगलों से संधि के बाद युद्ध की स्थिति लगभग समाप्त हो गई। परिणाम स्वरूप शासक सैनिक के सहयोग के लिए सामंतों पर निर्भरता कम हो गई थी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ तक भी मुगलों से संधि के बाद शासक मुगलों के मनसबदार बन गए थे, बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर अपन बातें करेंगे तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो आंसर यानी कि आपका कौन सा है। ठीक है, तो ध्यान रखो दोनों ही सही हैं इसमें। तो कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं, बिल्कुल सही बात है कि जब मुगलों से संधियां हो गई, ठीक है, तो मुगलों से संधियां हो गई थी तो युद्ध जो थे वो लगभग समाप्ति हो गए थे राजस्थान में, है ना। तो और दूसरी यानी कि जो मुगल संधि के बाद में जो मुगल शासक थे वो मुगल मनसबदार बना दिए गए थे। दोनों ही कथन इसमें सही है। राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों का सही कालक्रम क्या होगा? तो सांगा के जीवन में जो युद्ध हैं उन युद्धों को आपके सामने दिया गया है और उनका काल क्रमानुसार पूछा है कि कौन कौन से युद्ध क्रम से हुए हैं। इनमें देखो बेटा, बयाना की लड़ाई, तो बयाना की जो लड़ाई हुई है ये बयाना का युद्ध हुआ था कब? 16 फरवरी 1527 को। ठीक है, तो ये तो 1527 हो गया। खातौली की लड़ाई ये बयाना का हुआ था राणा सांगा और बाबर के मध्य में, सांगा की विजय हुई। खातौली का युद्ध हुआ था प्यारे साथियों 1517 में। ये किस किस के बीच में हुआ? सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें भी सांगा की विजय हुई। गागरोन की लड़ाई हुई बेटा 1519 में। ठीक है, गागरोन का युद्ध 1519 में हुआ था सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के बीच। ठीक है, तो याद रखिएगा महमूद खिलजी सेकंड है ना। हरिदास चारण को भेजा था सांगा ने यहाँ पे, और हरिदास चारण ने महमूद खिलजी द्वितीय को बंदी बना लिया था। कई महीनों तक जेल में रखा था सांगा के द्वारा उसको, और उसके बाद उसके जो राज्य प्रतीक चिन्ह थे उनको वापस लेके और कई महीनों बाद उसे जेल से छोड़ा था। तो यहाँ पे 1527, 1517, 1519, तो देख लो पहले 17, 19 और 27, 2, 3, 1, 2, 3, 1 आपका क्रम हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम क्या है? ठीक है, तो सही क्रम पूछा गया है बेटा, तो सही क्रम क्या है? तो इसमें आपको देखना है कि JMBT सीधा सा याद कर लीजिए आप, JMBT है ना, ये सीधा सीधा सा याद हो जाता है आपको। जलाल खां, मानसिंह, भगवान दास, टोडरमल। ठीक है, तो जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल, ऑप्शन ए यहाँ पे आपके सामने आई गया। ठीक है ना, इस सबसे पहले जलाल खां को भेजा गया था, 4 भेजे गए थे, जिनमें से ध्यान रखना 3 जो है वो 72 में है, 1572। ठीक है, और एक जो है वो एक में 3 सॉरी यहाँ पे ध्यान रखना कि जलाल खां, मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल, इनका सबका क्रम यानी कि यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे यानी कि जलाल खां को भेजा गया था 72 में। ठीक है, और बाकी के जो 3 है वो उनको भेजा गया 73 में। ठीक है, तो 1 72 और 3 73, यानी 1572 में भेजा गया और इनको भेजा गया
1573 में। तो जलाल खां 1572 में आया था, मानसिंह भगवानदास और टोडरमल 1573 में आए थे। अगर महीने भी पूछे तो नवंबर, जून, सितंबर, दिसंबर क्रम याद कर लीजिएगा। और चारों के चार असफल हुए थे और उसके बाद फिर हल्दीघाटी युद्ध की योजना बनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहां के शासक लूणकरण के समय अर्ध साका हुआ था, क्योंकि इसमें, अब बेटा देखो अर्ध साका, साका आपका दो चीजों से मिलके बनता है ना। साका, साका जो कंप्लीट होता है ना, ये साका कंप्लीट होता है किससे, यानी इसमें केसरिया होना चाहिए। केसरिया, केसरिया का मतलब क्या होता है, केसरिया का मतलब होता है कि जब शासक जो है ना, जब युद्ध के लिए जाते थे तो वो केसरिया बाना पहन के जाते थे, केसरिया वस्त्र धारण करते थे, केसरिया उनका पोशाक हुआ करती थी, और वो युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते थे, वो केसरिया होता था। उनके वीरगति के प्राप्त होने के बाद या कहीं कहीं ऐसी भी स्थिति बन जाती थी कि पहले रानियां जो थी ना वो जौहर कर लेती, क्योंकि जब ये लगता था कि भाई हम युद्ध में नहीं जीत पाएंगे, हमारी जो सेना है वो कम है, छोटी है, दुश्मन की जो सेना है वो बड़ी है, ठीक है, तो हमको पराजय होगी ही होगी, तो उससे पहले ही वो अपनी रानियां अन्य महिलाओं को जौहर करने की अनुमति देते थे। तो पहले जौहर, जौहर कोई जरूरी नहीं है कि बाद में हो या पहले हो, कोई भी परिस्थिति के अनुसार, जैसी भी परिस्थिति है उसके अनुसार जौहर होता था। तो केसरिया ये पुरुषों के द्वारा होता था और रानियों के द्वारा बेटा आग में आत्मदाह किया जाता था, वो जौहर होता था। पहले भी हो सकता था, बाद में भी हो सकता था, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों जब ये कंप्लीट होते थे तो कंप्लीट साका बनता था, लेकिन जब अगर इनमें से कोई एक हो और एक ना हो, वो अर्ध साका, और अर्ध साका हुआ हमारे जैसलमेर दुर्ग में। ये हुआ था 1550 में, और इस समय यहाँ के शासक थे जैसलमेर के राव लूणकरण, और राव लूणकरण के समय बेटा अमीर अली, कामधार का था अमीर अली, ठीक है। बड़ी लंबी और इंटरेस्टिंग कहानी है, किसी दिन हम इस लूणकरण के बारे में जब पढ़ेंगे तो फिर हम इसको देखेंगे। यहाँ कहानी सुनाने अगर बैठेंगे तो बहुत समय लगेगा, और यहाँ पे सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं। यहाँ होता है ना कि दोस्ती में धोखा, तो दोस्ती में धोखा वाली बात थी, ठीक है। जिसको शरण दी थी उसी ने अपने घर में खाई खोदने का प्रयास किया था। अमीर अली को वहां से भगाया गया था कांधार से, और लूणकरण ने अपने घर में शरण दी थी कि यार कोई बात नहीं है भाई, रह ले, ठीक है, हृदय बड़ा है हमारा, कोई समस्या नहीं है, तू भी आके अपने यहाँ रह ले। लेकिन यहीं घर में रहते रहते ही यानी कि अपने घर की जड़ों को कमजोर करने का काम किया अमीर अली ने। तो बेटा कांधार का शासक था अमीर अली, और कांधार के शासक अमीर अली ने यहाँ पे अटैक कर दिया था धोखे से, और यहाँ पे केसरिया तो हुआ था, लेकिन रानियां जो है वो जौहर नहीं कर पाई थी। जब रानियां जौहर नहीं कर पाई तो ये अर्ध साका हुआ, तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन अजमेर के चौहान राजा अजयपाल या अजय देव या अजय राज भी कहते हैं के विषय में सही नहीं है? नहीं पूछा बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि अजय राज ने अजमेर के नवीन नगर की स्थापना की थी, बिल्कुल 1113 ईस्वी में इसने अजमेर शहर बसाया। अजमेर में चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है, अजमेर को राजधानी बनाया, अजमेर के किले का निर्माण करवाया। पृथ्वीराज विजय में इसे गर्जन, मतंग तथा गजनी के मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित करने वाला कहा गया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तीसरा कहते हैं कि दिल्ली यानी जिसका प्राचीन नाम ढिल्लका, जो अपन को मिलता है बिजोलिया शिलालेख में, को अपने अधिकार में लेने वाला पहला चौहान शासक। नो सर, दिल्ली को अधिकार में लेने वाला पहला चौहान शासक था बिग्रहराज चतुर्थ, अजयराज चौहान नहीं था। ध्यान रखिएगा, अजयराज चौहान के शासनकाल को चौहान साम्राज्य का निर्माण काल कहा जाता है, जबकि बिग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को बेटा चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। याद रखिएगा, है ना। तो याद रखना तीसरा क्वेश्चन। कुछ सिक्कों पर उसकी रानी सोमल देवी का नाम, बिल्कुल सही बात है, ध्यान रखिएगा। सोमलेखा या सोमल देवी राजस्थान की पहली रानी है जिसके नाम के सिक्के हमको मिलते हैं, तो ये भी आपको याद, ये सही है, ये सही है, ये सही है। कौन सा गलत है बेटा? ये गलत है। तो आपका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित कीजिए, एक साइड में बेटा उपनाम दे रखे हैं व्यक्तित्व है, और एक साइड में संबंधित व्यक्ति है ना। तो यहाँ पे देखना है कि देखो कौन से व्यक्ति को क्या उपनाम, कौन सी उपाधि से जाना गया है। यहाँ आपको देखना है कि राजस्थान का गांधी, गांधी जी का पांचवा पुत्र, बागड़ के गांधी और मारवाड़ के गांधी। अब इसमें से अपन सीधे सीधे से मिलाते चलें कि देखो राजस्थान का जो गांधी है, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जो गांधी कहा जाता है वो कहा जाता है भोगीलाल पांड्या को, है ना। तो राजस्थान का गांधी भोगीलाल पांड्या। गांधी जी का पांचवा पुत्र जमनालाल बजाज,
बागड़ का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है और मारवाड़ का गांधी जयनारायण व्यास को कहा जाता है। तो एक में दो और दो में एक, एक में दो और दो में एक, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है लेकिन अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जेंटलमैन एग्रीमेंट, बिल्कुल बहुत टॉप मोस्ट एग्रीमेंट, ये क्वेश्चन आपका है, बार बार पूछा जाने वाला है और पूछा जाने लायक प्रश्न भी है। जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहली बात तो ये ध्यान रखना, नहीं है ये बड़ा लोचा होता है। जब हम एग्जाम देते हैं ना तो हमारा वैसे ही 100% माइंड जो है वो काम नहीं करता, क्योंकि उस समय अपने ऊपर दबाव होता है, प्रेशर होता है एग्जाम का, ठीक है। और हम गलती से यहाँ पर ये पूरा नहीं पढ़ पाते। हमने देखा जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो सही है नहीं है इस पे ध्यान देना है आपको ना। पहला प्रश्न, यह एग्रीमेंट सितंबर 1942 में हुआ, सितंबर में हुआ था, ध्यान रखिएगा ना कि सितंबर 1942 में हुआ था। इसका संबंध झालावाड़ रियासत से है, बिल्कुल नहीं है सर, इसका संबंध जयपुर रियासत से है। जयपुर प्रजा मंडल के समय में ये सितंबर 1942 में ये जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। और ये बेटा हुआ था किस किस के बीच में, तो ये हुआ था हीरालाल शास्त्री जो जयपुर प्रजा मंडल के अध्यक्ष थे इस समय, और जयपुर रियासत के यहाँ पर यानी कि ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री थे, और जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये सितंबर 1942 ईस्वी में ये एक समझौता हुआ था, और इस समझौते के अनुसार रियासती सरकार यानी जयपुर रियासत जो है वो भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। यानी रियासती सरकार मतलब सीधा से था कि जयपुर प्रजामंडल जो है वो अंग्रेजों की मदद, यानी इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। सिंपल सा तो ये था कि ये जो समझौता हुआ था तो इसमें यह था कि जो जयपुर प्रजामंडल है, ठीक है, जयपुर प्रजामंडल महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा, ठीक है। तो ये था, तो यहां पे यानी कि कौन सा कथन सत्य है, सत्य नहीं है। तो कौन सा सत्य नहीं है, तो देखो झालावाड़ रियासत से संबंध, याद रखिएगा क्योंकि इसका संबंध कहां से संबंधित है, ये जयपुर रियासत से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय कोटा राज्य, कौन से राज्य, कोटा, ध्यान रखना राजस्थान में सबसे बीभत्स जो विद्रोह हुआ, सबसे ज्यादा जो खून खराब हुआ प्यारे साथियों, वो कौन से कहां पे हुआ था, कोटा में हुआ था। तो कोटा राज्य से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे सत्य कथन पूछा है। 1857 के विद्रोह में कोटा का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था इस वक्त, हाँ बिल्कुल महत्वपूर्ण तो था ही, क्योंकि सबसे बीभत्स घटना यहाँ पे हुई है, तो बिल्कुल ये कथन तो बिल्कुल सही है आपका, है ना, सत्य पूछा है तो ये तो सही है। इस वक्त कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन थे, बिल्कुल मेजर बर्टन की गर्दन काटी गई थी, पूरे कोटा शहर में घुमाई गई थी, तो ये भी बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पे हो गया। और इसके अलावा कोटा में क्रांति की कमान जो है वो रियासत के पूर्व वकील लाला जयदयाल और रिसालदार, ठीक है, यहाँ के रिसालदार थे, मेहराब खां के हाथों में थी, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है, सभी कथन सही है, बिल्कुल सभी कथन सही है इसके, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि बिजौलिया आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, गलत है पूछा बेटा, ठीक है, ध्यान रखना कि कौन सा कथन गलत है, ठीक है। अब गलत देखना है तो यह राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन अहिंसात्मक आंदोलन था, तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ये तो सही है। भारत का सबसे लंबे समय तक 44 वर्षों तक चला, बिल्कुल चला, 1897 से लेकर 1941 तक चला है, तो ये बिल्कुल सही है। कृष्ण सिंह ने किसानों पर 84 यहाँ 64 है बेटा, याद रखना, ठीक है, 84 प्रकार के कर लगाए थे, ये गलत बात है क्योंकि कितने प्रकार के कर लगे थे यहाँ पे 84, 84 टाइप्स के यहाँ पे यानी कि टैक्स थे। तो इस आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम ने, बिल्कुल प्रारंभिक नेतृत्व साधु सीताराम के द्वारा किया गया था, और 1916 में फिर विजय सिंह पथिक जो है वो इस आंदोलन से जुड़ गए थे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ 84 प्रकार के कर थे और आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है 64 प्रकार के कर थे। तो ये आपका यानी कि जो पहला टेस्ट पेपर है, इस पहले टेस्ट पेपर में जो भी प्रश्न आपके आए हैं इन प्रश्नों को अपन कंप्लीट कर चुके हैं, और इसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो याद रखिएगा ये पहला आपका जो था वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अगले टेस्ट पेपर पे चलेंगे, उसके पहले हम आते हैं सेकंड पेपर के लिए आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सबका गुरुशाला एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों ये जो आपका पेपर हुआ है और इसमें राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन किस प्रकार के थे, क्या उनका लेवल रहा,
तो एक बार डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चनों को हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है ये देखो, और आपके पेपर का ये 18वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है वो कथन बताने हैं आप लोगों को। हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। क्या ये सही बात है? ये तो गलत बात हो गई। पश्चिमोत्तर में थोड़ी है ना, ये तो उत्तर में है और यहाँ पर पश्चिम भी दे रखा है। पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है। बिल्कुल देखो, अगर शुष्क मरुस्थल की बात करें तो शुष्क मरुस्थल इसको दो भागों में अपन बांट सकते हैं, और बालू का स्तूप जिसमें पाए जाते हैं और एक में बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। इसे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कहते हैं और इसे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहते हैं, जिसमें नहीं पाए जाते हैं। तो पाए जाते हैं तो कितने पाए जाते हैं सर? तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश जो है वो तो है 58.5%, और बालू का स्तूप जो मुक्त प्रदेश है वो है कितना, 41.5%। तो दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सही है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत उत्तरी बृहत मैदान और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ये गलत बात हो गई। प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है या तो राजस्थान और या फिर उत्तर के बृहत मैदान का हिस्सा है। तो आंसर तो इसमें देखो 3 तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर तो इसमें ध्यान रखना 3 तो इसमें है गलत। अब देखो 3 यहाँ आ रहा है। अच्छा एक और दे रखा है, अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वतों के रूप में स्थित है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सही है। चौथा और दूसरा सही है, तो इसमें चौथा तो दिया नहीं है, ठीक है ना। दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पर अगर अपन देखते हैं उत्तर मैदान और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का हिस्सा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर आपका बनेगा वो बनेगा बी आंसर, 1 और 3, क्योंकि गलत पूछें, सत्य नहीं है ये पूछा है। तो 3 असत्य है और 1 असत्य है, तो केवल ध्यान रखना 1 और 3 इसमें आंसर बन जाएगा राइट। असत्य पूछा है, सत्य पूछता तो क्या हो जाते 2 और 4। अगले प्रश्न पर चलते हैं। थार मरुस्थल के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है दोस्तों। ये विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है, सही बात है। यहाँ का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, ये गलत बात हो जाएगी। बबूल, फागे, धोकड़ा और कैर, कैर नहीं पाया जाता, कैर तो मेवाड़ क्षेत्र में पाया जाता है, ये भी गलत है। यहाँ के जलवायु शुष्क और अत्यधिक विषम है, सही बात है। बाजरा, मोट व ग्वार यहाँ की प्रमुख फसलें हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ए सही है ना, डी सही है और ई सही है। ए, डी, ठीक है ना, और ई ये बिल्कुल सही है दोस्तों इसमें देखो। लेकिन यहाँ पर जो पूछा है कि भाई यहाँ बाजरा है, मोट, मोट एक देखो थोड़ी सी कंडीशन पैदा करता है ये सवाल। और इसमें अगर अपन देखेंगे तो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर इसमें बनेगा वो देखो बी, ये तो फिर भी सही है, ठीक है, बी सही है। क्योंकि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर कह रहा है ढाल, दक्षिण पूर्व की ओर कह रहा है ढाल, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम से। तो ये देखो उत्तर हो गया और ये पश्चिम दिशा हो गई, और ये इधर की तरफ बात करेंगे तो पूर्व दिशा हो गई और ये दक्षिण दिशा हो गई। सही नहीं है पूछा है, नहीं है। तो देखो इसमें देखो ये सही है, डी सही है और ए सही है और ए सही है। तो देखो इसमें बी गलत हो गया और सी गलत हो गया, और गलत ही तो पूछा है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा राइट, बी आंसर हो जाएगा राइट, ठीक है। राजस्थान मरुस्थल में ग्रीष्म काल में तापमान के आकस्मिक गिरावट है, ठीक है, जिसका कारण है, सबसे उपयुक्त कारण इसका बताना था आप लोगों को। और सबसे उपयुक्त जो कारण इसका रहेगा दोस्तों ध्यान रखना, वो क्या कारण रहेगा देखो। वायुमंडल में उच्च शुष्कता बिल्कुल रहती है, स्वच्छ आसमान बिल्कुल रहता है, रेतीली मिट्टी है बिल्कुल है, वनस्पति की ध्यान रखना कमी है बिल्कुल है। तो इसमें तो पहला ही आंसर सही हो जाएगा, ए आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है। 20वें क्वेश्चन का आंसर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न को। थानवेड जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश में? अधिकांश तो थानवेड ने भैया EAD, तो ये तो देखो शुष्क में है, पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु है।
ये दक्षिणी राजस्थान के जलवायु है, दक्षिणी राजस्थान में इसी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। CAW और DBW, DBW जो है उत्तर, है ना, उत्तरी आंशिक सिंचित जलवायु है यहाँ पर, आंशिक, ठीक है ना। सबसे ज्यादा CAW प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, आंसर इसमें हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर। सबसे बड़ी जलवायु प्रदेश रहेगा सी जो है AW, सॉरी CAW, DAW रहेगा, ये CAW नहीं DAW रहेगा दोस्तों, DAW, सी आंसर रहेगा इसमें करेक्ट, ठीक है ना, DAW इसमें आंसर रहेगा। आगे, और ये दक्षिण में राजस्थान की जलवायु दक्षिण में थानबेट की। कौन सा कथन सत्य है? सामर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सही बात है। सामर झील 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच स्थित है, सही है भाई, है ना। ए और आर दोनों सत्य नहीं है, गलत बात हो गई। ए और आर दोनों सत्य हो जाएंगे, आंसर इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डी आंसर इसका करेक्ट आंसर है, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, मुहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों को व्यवस्थित कीजिए। मुहाने से बताना है, देखो चंबल नदी यहाँ से निकलती है और पहले तो आपको पता है कि भाई गांधी सागर पड़ता है, फिर उसके बाद में राणा प्रताप सागर पड़ता है, ठीक है ना, फिर उसके बाद में जवाहर सागर पड़ता है, फिर उसके बाद में कोटा बैराज पड़ता है। कोटा बैराज जो सबसे बाद में पड़ता है, ध्यान रखना, तो पहले गांधी सागर, फिर राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर, तो आंसर इसमें बनेगा ए आंसर, ठीक है ना। लास्ट में कोटा बैराज रहेगा, याद रखना। लेकिन देखो अगर इसका आंसर उल्टा कहे, ये कह रहा है मुहाने से उद्गम की ओर, उल्टा कहे इसका, देखो ये तो उद्गम से मुहाने की ओर है, अगर मुहाने से उद्गम की ओर कहे तो उल्टा कर दो, पहले जवाहर सागर, फिर राणा प्रताप सागर, फिर गांधी सागर, तब इसका आंसर बन जाएगा बी आंसर हो जाएगा इसमें। सुमिलित कर दो दोस्तों, फाय सागर झील जो है वो अजमेर में रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इंजीनियर फॉय के द्वारा निर्मित करवाई गई थी और अकाल राहत योजना के तहत में। जोधपुर में जो पड़ेगा प्रताप सागर बांध पड़ेगा, गैब सागर डूंगरपुर में है, कालीबाई और उनकी जो है उनके गुरु नानाबाई खाट की मूर्ति स्थित है यहाँ पर। और जैसलमेर में बुद्ध झील पड़ेगी, और बुद्ध झील आपको पता है जो कांकनी नदी है, कांकरी नदी जो कोटरे गांव से निकलती है, मीठा झील में गिरती है, तो अपने पश्चिम की तरफ वो बुद्ध झील का निर्माण करती है दोस्तों, बुद्ध झील का निर्माण करती है। तो इसमें आंसर जो बनेगा करेक्ट, तो अजमेर में हो गई 3, ठीक है, डूंगरपुर में हो गई 4, जोधपुर में हो गया 1 और 2, 34 12 इसका आंसर है। 34 12 जहां कहीं भी है तो आंसर इसमें बन जाएगा बी आंसर, ठीक है ना। बी आंसर इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा इसका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लूनी नदी के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? लूनी नदी का उद्गम नाग पहाड़ से होता है, बिल्कुल। देखो ये भी आप लोग ध्यान रखना, एक बार एग्जाम में स्नेक माउंटेन भी दे चुका है, क्योंकि स्नेक का मतलब ही क्या होता है बेटे, नाग होता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सही बात है। यह मरुस्थलीय क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, बिल्कुल भाई, 495 किलोमीटर लंबाई है और राजस्थान में 330 किलोमीटर बहती है। लीलड़ी नदी लूनी की एकमात्र सहायक नदी है जो अरावली के पहाड़ियों से नहीं निकलती है, गलत बात हो जाएगी। ऐसी नदी तो जोजड़ी है, लीलड़ी नहीं है। जोजड़ी जो पाडलू गांव से निकलती है, और पाडलू गांव कहाँ पड़ता है, नागौर में पड़ता है दोस्तों, तो यही इसमें गलत हो जाएगा। और देखो इसकी कुल लंबाई 495 किलोमीटर, राजस्थान में 330 किलोमीटर बहती है, आंसर इसका बन जाएगा सी आंसर, यही गलत है इसमें, ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है बहुत ही शानदार, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। राजस्थान में मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में स्थल से समुद्र तल की ओर चलते हैं, गलत बात हो जाएगी। ये देखो जब आप लोग इस प्रकार से समुद्र को देखोगे तो भैया यहाँ पर तो है ये स्थल और यहाँ पर है ये समुद्र, तो ग्रीष्म ऋतु में उल्टा होता है भैया, ग्रीष्म ऋतु में उल्टा होता है, समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं हवाएं, तभी तो बरसात होती है ना, गर्मियों के टाइम में बरसात होती है। तो ग्रीष्म ऋतु में स्थल से समुद्र तल की ओर चलती हैं, गलत बात हो जाएगी, पहली ही गलत बात है, और तो सब ठीक है, पहली गलत बात हो जाएगी इसमें, ठीक है ना। देखो उल्टा, हवाएं उल्टी चल रही हैं यहाँ पर, जबकि देखो शीत ऋतु में जो चलती हैं वो स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं,
आप लोग इस प्रश्न का विशेषतः ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न जो रहेगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार इसको एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया है। प्रश्न को देखेंगे अपन। प्रश्न है राजस्थान की मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब देखो बेटे, थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है, बिल्कुल सही बात है। दक्षिण भाग में ग्रेनाइट और नीस और क्वार्टजाइट शैलों से लाल लोमी मिट्टी बनी है, बिल्कुल बनी है। आप जब डूंगरपुर बांसवाड़ा की मिट्टी का अध्ययन करोगे तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा की जो मिट्टी है वो कैसी है, लाल लोमी है। और दोस्तों मक्का की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है ये, ठीक है ना, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा क्षरण की काली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल दक्षिणी पूर्वी भाग का मतलब है हाड़ौती के पठार की बात कर रहा है, और हाड़ौती का जो पठार है वहां पर इसी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, भी सही भाग है। दक्षिणी भाग में फास्फेटिक शैलों के क्षरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये गलत हो जाएगी, है ना, मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है फास्फेटिक शैलों से, ये गलत हो जाएगी बेटे, यही गलत बात है। इसमें डी आंसर इसमें रहेगा करेक्ट। कौन सा असत्य है ये देख सकते हैं। शुष्क खेती पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है, बिल्कुल प्रचलित है। राजस्थान में जूमिंग खेती को वालरा कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। और वालरा जो कहा जाता है, वालरा या बाल्ट्रे कहा जाता है, कौन सी जनजाति कहती है, ग्रासिया जनजाति कहती है। भील लोग क्या कहते हैं इसको, भील लोग जो पहाड़ी क्षेत्रों पर कहते हैं इसको, पहाड़ी क्षेत्रों पर तो भील कहते हैं इसको क्या, चिमाता, चिमाता कहते हैं दोस्तों, चिमाता कहते हैं। और देखो मैदानी क्षेत्रों पर कहा जाता है इसको दजिया, दजिया कहते हैं भील, तो इस बात का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना। तो दूसरा भी बिल्कुल सही बात है। राजस्थान में आर्द्र खेती दक्षिणी पूर्वी भाग में की जाती है, ये भी सही बात है। राजस्थान को 14 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, जी गलत हो जाएगा डी आंसर, क्योंकि 10 कृषि जलवायु प्रदेश है, नॉट 14, है ना। ओनली 10 एग्रीकल्चर जो है क्षेत्र रहेंगे, केवल 10 कृषि जलवायु प्रदेश रहेंगे, ओनली 10 कृषि जलवायु प्रदेश रहेंगे। और 10 मैं आप लोगों को बता भी देता हूं 10 कौन कौन से रहेंगे, है ना। 10 एक तो रहेगा देखो फर्स्ट ए, एक रहेगा बेटा फर्स्ट, एक तो फर्स्ट ए रहेगा, एक रहेगा बेटे फर्स्ट बी रहेगा, एक रहेगा बेटा फर्स्ट, है ना, सी, एक रहेगा बेटा सेकंड ए, एक रहेगा बेटे सेकंड बी, एक रहेगा बेटा थर्ड ए, एक रहेगा बेटा थर्ड बी, और एक रहेगा बेटा ध्यान रखना फोर्थ ए, ठीक है ना, और एक रहेगा बेटे फोर्थ बी, और एक रहेगा बेटा फिफ्थ। ये रहेंगे, आपने पढ़े भी होंगे, ध्यान रखना। 10 कृषि जलवायु प्रदेश है, आंसर इसमें डी गलत है। फसल और उनकी उन्नत किस्मों को मिलाइए और कोड से सही उत्तर का चयन करना है। दोस्तों इसका कोड से सही उत्तर का चयन करना है, एक तरफ फसल दे रखे हैं, एक तरफ उनका मिलान करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये। यहाँ पर देखेंगे अपन इसको, तो देखो चावल में तो देखो आपको पता है कि बाला हो गई, पूसा 221 हो गई, है ना, अमन हो गई, ओस हो गई, बोरो हो गई, ठीक है ना, अमन हो गई, ओस हो गई, बोरो हो गई, ध्यान रखें। ये देखो इस प्रकार की, ये तो गरडा बासमती हो गई, गरडा बासमती, ये तो सब किस्में हैं, ये तो चावल की हैं। गेहूं के आप लोग देखोगे तो गेहूं की जो मिलेंगी आप लोगों को, ध्यान रखना, वो देखो गेहूं की है, जैसे राज 911 है, सोनालिका है, डी 134 है, ठीक है ना। और यहाँ पर चना की हो गई सी 235 हो गई, एक एच 208 हो गई, एक जी 130 हो गई, बिल्कुल। कपास की PST9 हो गई, देवीराज हो गई, देवी तेज हो गई। एक आपको देखो माही सुगंधा और याद रखनी है, किसकी, चावल की, माही सुगंधा आपको याद रखनी है। और देखो अगर माही कंचन अगर आपसे पूछ लेता कि भाई माही कंचन किसकी है या माही धवल किसकी है, तो आप लोगों को बता देना था कि भाई ये दोनों जो हैं वो किसकी हैं, वो दोनों जो हैं ये किसकी हैं, ये दोनों के दोनों मक्का की रहेंगी दोस्तों, मक्का की। तो देखो इसमें आंसर जो बनेगा वो सी आंसर बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर। सूचे एक को सूचे सेकंड से सुमिलित करना है, नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करना है। भीम सागर है बेटे झालावाड़ में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गुड़गांव नहर से बेटे भरतपुर को लाभ मिलता है। जाखम बांध प्रतापगढ़ में बना है, राज्य का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर जो है इसकी हाइट है।
और औराई सिंचाई परियोजना का संबंध चित्तौड़गढ़ से रहेगा, तो 1 में 3 हो जाएगा, है ना, 2 में 4 हो जाएगा, 3 में जो रहेगा वो 2 रहेगा और डी में रहेगा 1 रहेगा। 34 21 जहां कहीं भी आपको दिख रहा हो 34 21 और 34 21 अपना सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है पूछा है। राजस्थान के राजसमंद और अजमेर जिला में पन्ना निक्षेप पाए जाते हैं, क्या ये बात सही है? विचार करेंगे। राजस्थान जिप्सम का भारत में अकेला उत्पादक राज्य है, क्या ये बात बिल्कुल सही है? इसके बारे में भी अपन विचार करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। और यहाँ से भी कई बार जो है ज्यों के त्यों प्रश्न निकल करके आता है दोस्तों। आगे अगर देखेंगे इसमें तो ये तो बिल्कुल सही है और ये भी सही है। राजस्थान में कार्बोनिस्फेरस युगीन लिग्नाइट कोयले के सर्वाधिक निक्षेप पाए जाते हैं, ये गलत बात हो जाएगी, सी आंसर इसमें गलत हो जाएगा। अजमेर राजस्थान में फेल्सपार का अग्रणी उत्पादक है, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो सी आंसर गलत है इसमें। निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आंसर बताना है आपको। देखो, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवारी में बिल्कुल, और सन 1966-67 में इसकी स्थापना हुई है, याद रखना, सन 1966 के आसपास इसकी स्थापना हुई है। उसी टाइम पे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को भी स्थापित किया गया था केंद्र सरकार का कार्यक्रम में। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन जो है लिमिटेड, वो जयपुर में, ये भी सही बात है। मोदे एलके लाइन और केमिकल लिमिटेड भरतपुर में, ये गलत हो जाएगा। ओरिएंटल पावर केबल लिमिटेड कोटा, ये बिल्कुल सही है, तो सी आंसर इसमें गलत है दोस्तों। कौन सा आंसर गलत है? सी आंसर इसका गलत होगा, याद रखें। राजस्थान के जिले जो यहाँ पर्यटन के डेजर्ट सर्किट का मुख्य भाग है वे हैं। डेजर्ट सर्किट की बात कर रहा है, डेजर्ट सर्किट में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो डेजर्ट सर्किट जो बनेगा, देखो तो एक तो जोधपुर रहेगा डेजर्ट सर्किट में, जोधपुर रहेगा दोस्तों, ध्यान रखना। एक आपका रहेगा देखो बीकानेर, ऊपर की तरफ अगर आप जाओगे तो बीकानेर रहेगा, और एक आपका रहेगा जैसलमेर दोस्तों। और यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, ये तीनों रहेंगे और ये डेजर्ट सर्किट बनेगा दोस्तों, है ना, इसको डेजर्ट सर्किट बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें आपका बाड़मेर शामिल नहीं है, जबकि सेज के अंतर्गत बाड़मेर शामिल है और जो है बीकानेर शामिल नहीं है, तो आंसर इसमें ए हो जाएगा। किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाअभियान स्वीकृत किया गया है, ठीक है ना। किसान ऊर्जा संस्थान के बारे में बात कर रहा है और ये जो है दिया गया है, यहाँ पर अभियान स्वीकृत किया गया है। किसानों को निःशुल्क बिजली उपलब्ध करवाने के लिए जी नहीं, किसानों को 24 घंटे बिजली पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जी नहीं, दोनों ए और बी जी नहीं। किसानों के लिए सौर पंप ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए, इसमें डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये ज्योग्राफी के आपके प्रश्न थे, आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। एक बार जरूर क्लास को लाइक कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज यादव आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ गुरुशाला एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी दोस्तों को आज फिर से हम जो टेस्ट सीरीज वाले पेपर हैं उनका सॉल्यूशन हम करवा रहे हैं और बहुत बेहतरीन ये प्रश्न रहेंगे, बहुत अच्छे ये प्रश्नों के साथ आज व्याख्या के साथ आंसर को हम देखेंगे। बने रहिएगा पूरी वीडियो में। चलो देखते हैं आपके कौन कौन से प्रश्न हैं और कौन कौन से प्रश्न नहीं है साथियों। चलिए देखते हैं दिए गए कथन किस शैली से संबंधित है। भाई साहब प्रश्न इतना शानदार है, दिया गया कथन किस शैली से संबंधित है, आपको शैली यहाँ पर पूछा है। तो देखिएगा आपको एक कथन दे रखा है साथियों। कथन क्या है कि यहाँ पर देखो अपने को शैली यहाँ पर 4 ऑप्शन में दे रखी है और 4 कथन अपने को यहाँ पर दे रखे हैं मुख्यतः। तो सबसे पहले अपने को बहुत अच्छे से कथनों को पढ़ना पड़ेगा कि 1680 ईस्वी में द्वारिका दास टुंडावत के समय प्रारंभ साथियों मेवाड़ मारवाड़ ढूढ़ाड़ शैलियों का मिश्रण, इसमें पीले रंग की बहु यातायात थी और मुख्य चित्रकार इसमें हरचंद नंगा और चोखा आदि थे साथियों। तो ये कौन सी वो चित्र शैली है जिसकी एक प्रमुख विशेषता रही है, तो आपको पहचानना है। राजस्थान की चित्रकला वाले टॉपिक का ये बहुत बेहतरीन और बहुत ही शानदार ये प्रश्न है। आपको बहुत अच्छे से इस प्रश्न का सही आंसर देना है साथियों। तो क्या सही आंसर होगा इस प्रश्न का, आप बता दीजिए, है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, तो बताइए। तो बिल्कुल देखिएगा ये इसका सही आंसर हो जाएगा देवगढ़ शैली साथियों।
और देवगढ़ शैली की अगर मैं बात करूं आपसे, देवगढ़ शैली के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो देवगढ़ शैली में देखिए साथियों सबसे ज़्यादा दरबार के दृश्य वगैरह के चित्र हमें यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। और देवगढ़ शैली में मुख्यतः साथियों हीरानंदा और चोखा यहाँ पर चित्रकार रहे हैं। उनियारा शैली तो साथियों अपने टोंक जयपुर के समीप की थी साथियों, और मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ शैलियों का मिश्रण भी हमें देवगढ़ शैली में यहाँ पर मिला है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा देवगढ़ शैली। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। शानदार प्रश्न आपके सामने फिर से सुमेलित कीजिए वाले प्रश्नों को आप जरूर स्टार करके रखिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न रहेंगे आपके ये परीक्षा में डायरेक्ट पुटअप होने वाले हैं। एक तरफ हमें दे रखे हैं साथियों कुछ शासकों के नाम दे रखे हैं, और दूसरी तरफ आप उन शासकों के थोड़े स्थान दे रखे हैं। तो कौन सा शासक कौन से स्थान से संबंध रखता है ये हमें अच्छे से समझना चाहिए। जैसे सवाई प्रताप सिंह, अनूप सिंह, विनय सिंह व मान सिंह, इन शासकों के आगे इनके वंश का अगर जिक्र कर देते तो शायद आप बहुत आसानी से समझ जाते, लेकिन ये प्रसिद्ध शासक राजस्थान इतिहास के और कला संस्कृति के, तो ये जो शासक हैं साथियों ये किसके हैं साथियों देखना है आपको, ठीक है, तो बताना है आपको। तो देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है, आप मिलान कर ये दिए गए बॉक्स से आपको यहाँ पर आंसर देना है। तो क्या है साथियों सही आंसर आपको बताना है। देखिएगा हम बात करें यहाँ पर आंसर की, तो सवाई प्रताप सिंह की अगर बात करें तो आपको पता है सवाई वाले राजा जितने भी उपाधि धारण करते थे वो जयपुर के राजा थे। तो सर हम एक आंसर हमें थोड़ा सा पता था कि सवाई प्रताप सिंह जयपुर के, यानी ए का सी हो सकता है। तो साथियों ए का सी यानी कि ए का यहाँ पर देखना है अपने को, सॉरी सवाई प्रताप सिंह की बात करता है ये सवाई, है ना। तो सवाई प्रताप सिंह की अगर हम बात करें तो ये अलवर से संबंध रखते थे साथियों, जयपुर से नहीं अलवर से। तो अलवर यानी कि ए का डी, और ए का डी साथियों इसमें यहाँ पर देखना है कि ए में भी नहीं है और यहाँ पर डी में भी नहीं है। दो ऑप्शन हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चलिए तुम्हें ए का नहीं पता होगा तो अनूप सिंह का तो जरूर तुम्हें पता होगा साथियों। अनूप सिंह बीकानेर का शासक है ना, बहुत ही प्रसिद्ध शासक रहा है, यानी कि बी का बी आंसर हो सकता है। तो बी का बी किसमें, बी का बी देखिएगा इसमें है और इसमें है, तो फिर भी ये दो आंसर कट हो रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी आसानी से आप पहचान सकते हो। और विनय सिंह की बात करें तो विनय सिंह जो शासक रहेगा साथियों, विनय सिंह कहाँ का रहेगा, जोधपुर का शासक था। और मान सिंह की बात करें तो मान सिंह जयपुर का प्रसिद्ध शासक था, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था, स्टार करके रखिएगा, शासकों का और यहाँ पर उनके स्थानों का साथियों, राज्यों का था। उपयुक्त में से असत्य कथन का चयन कीजिए। भाई साहब निम्न कथन अपने को दे रखे हैं और इस निम्न कथनों में से अपने को असत्य जो कथन है साथियों, जो गलत नेगेटिव कथन है उनका चयन करना है। तो विनय सिंह का अलवर चित्रकला में वही स्थान है जो मुगल चित्रकला के अकबर का था। चलिए देखते हैं। तो विनय सिंह के बारे में देखिए, हमने पिछले प्रश्न में बहुत अच्छे से देखा है कि विनय सिंह शासक कहाँ का है, विनय सिंह जोधपुर का है। तो देखते हैं जोधपुर और इसका साथियों संबंध है क्या। बलदेव व गुलाम अली ने गुलिस्ता नामक पुस्तक का चित्रण किया। शिवदान सिंह के समय मूलचंद तथा उदयराम के हाथी दांत की चित्रकारी थी, और शिवदान सिंह के समय साथियों काम कला के आधार पर चित्र बनाए गए थे। तो ये अपने को चार यहाँ पर ऑप्शन बहुत अच्छे से दे रखे हैं। तो उपयुक्त इन कथनों में से असत्य कथन का अपने को चयन करना है। तो देखिएगा साथियों यहाँ पर मूल रूप से अगर हम देखें तो मूल रूप से विनय सिंह का अलवर चित्रकला में वही स्थान था साथियों जो मुगल चित्रकला में अकबर का था। तो बिल्कुल ये विनय सिंह जोधपुर वाला नहीं है, ये विनय सिंह कहाँ वाला है, अलवर वाला है, ये बात याद रखना है। उसके बाद बलदेव गुलाम अली ने गुलिस्ता नामक पुस्तक के चित्र बनाए थे, बिल्कुल सही बात है ये तो, ठीक है साथियों। और शिवदान सिंह के समय भी काम कला के आधार पर चित्र बनाए गए थे, ये भी सही बात है, लेकिन ये सी आंसर इसमें गलत हो जाएगा। शिवदान सिंह के समय मूलचंद तथा उदयराम ने हाथी दांत के चित्र यहाँ पर नहीं बनाए थे साथियों। ये एक आपको यहाँ पर आंसर पहचानना था जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। ये नेगेटिव आंसर हो जाएगा यानी गलत, और हमें असत्य कथन का ही चयन करना था। नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो वो 6 पहाड़ी किले कौन से हैं साथियों। जनरल इनकी संख्या देखें तो वर्तमान में 7 हो चुकी है ना, यूनेस्को के द्वारा प्रस्तावित 1 किला और है साथियों, लेकिन वर्तमान में ये 6 है साथियों। तो 6 कौन कौन से हैं, बहुत आसान सा प्रश्न है, काफी बार भर्ती परीक्षाओं में इस प्रश्न को पूछा है और बहुत ही आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हो साथियों। इसको आप एक ट्रिक से भी याद रख सकते हो, ट्रिक का नाम है चीकू साथियों। देखना यहाँ पर याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है, चीकू गाजर आम। चीकू गाजर आम से आप कैसे पहचानोगे, देखो ची से या साथियों चित्तौड़गढ़, ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
कु से साथियों कुंभलगढ़, गा से गागरोन, जैसे जैसलमेर, रै से रणथंभौर और आम से आमेर साथियों। तो यहाँ पर ये ट्रिक आपकी बहुत अच्छी काम कर सकती है, आप इसको याद रख सकते हो साथियों कि चीकू, गाजर और आम के आधार पर इन 6 दुर्गों को आप राजस्थान के, ये 6 वो दुर्ग हैं जिन्हें पहाड़ी दुर्ग हैं जिन्हें यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में साथियों शामिल किया है। सबसे शानदार प्रश्न है, काफी बार भर्ती परीक्षाओं में ये प्रश्न चर्चा में रहा है, पूछा गया है। इसके बाद अगर हम चर्चा करें, देखिए सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, एक तरफ हमें दुर्गों के नाम दे रखे हैं और एक तरफ साथियों उन दुर्गों के साथियों पहाड़ियों के नाम दे रखे हैं, तो हमें ये सुमेलित करना है। जैसे बयाना का दुर्ग, अजय मेरू दुर्ग, जालोर का दुर्ग, सोजत का दुर्ग साथियों, हम बहुत अच्छे प्रश्न है ये, और ये दुर्ग है राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्ग हैं, एक तरफ उनकी पहाड़ियां हैं, तो अपने को देखना है। तो देखिएगा कौन सा दुर्ग कहां पर सुमेलित हो रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप आंसर दे सकते हैं इसका। तो अच्छा प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा इस प्रश्न को। देखिएगा बयाना, अब आपको पता है बयाना दुर्ग भाई साहब बयाना भरतपुर में है गुरुजी, अजय मेरू दुर्ग अजमेर में है साथियों, जालोर का दुर्ग जालोर में है, सोजत दुर्ग पाली में है, ठीक है। तो यहाँ पर सर हमें एक पता है, अजय मेरू जो दुर्ग है वो बीठली पहाड़ी पर स्थित है। ये आपको पता होना चाहिए कि अजय मेरू जो दुर्ग है, क्योंकि अजय मेरू दुर्ग को हम गढ़ बीठली दुर्ग भी कहते हैं, और गढ़ बीठली दुर्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बीठली पहाड़ी पर स्थित है। तो हम यहाँ से एक संपर्क बना सकते हैं कि सर जो हमारा बी आंसर है, सी यहाँ पर गलत हो गया, बी है और ये डी है साथियों, तो बी आंसर जो है उसका 4 होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बी का 4 किस में है, बी का 4 सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, ए में भी नहीं है साथियों, तो बी का आंसर 4 किस में होगा, बी। एक ही प्रश्न अगर पता हो तो हम इससे एक ही प्रश्न से बिल्कुल पूरी चीजें यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। आगे का और देख लेते हैं। देखो बयाना दुर्ग कहाँ पर है, बड़ी आसानी से समझ जाओगे तुम। तो बयाना दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, देखिए स्वर्णगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है साथियों बयाना का, है ना साथियों, यहाँ से समझ सकते हैं। उसके बाद अगर अजय मेरू 4 नंबर पर, जालोर का जो दुर्ग अगर हम देखें तो जालोर का दुर्ग किस पर बना हुआ है साथियों, अरे जालोर का स्वर्णगिरी पहाड़ी पर है, यहाँ पर ध्यान देना। देखिए ये 4 है, जालोर का स्वर्णगिरी पहाड़ी पर है, स्वर्ण, ठीक है। एक आता है स्वर्णगिरी साथियों, जालोर का ये स्वर्ण आधा लिखा हुआ है लेकिन ये पूरा से आएगा साथियों, क्या आएगा, पूरा से, इसको सुवर्णगिरी कहते हैं साथियों, क्या कहते हैं, सुवर्णगिरी। आधा से जब भी आ जाए तो जैसलमेर का दुर्ग आ जाता है ना, टाइपिंग मिस्टेक होगी, सुवर्णगिरी ये पूरा से आएगा। इसके बाद अगर हम देखें, देखिए सोजत का दुर्ग की अगर हम बात करें तो सोजत का जो दुर्ग है वो साथियों कहाँ पर बना हुआ है, ये अपने को देखना है। तो सोजत जो दुर्ग है साथियों, अच्छा इसमें भाई साहब बॉक्स में मिस्टेक है, यहाँ पर देखना, मैं आपको पूरी चीज़ें वैसे दिखा देता हूँ, बॉक्स में मिस्टेक है। तो देखिएगा मैं आपको बता दूं कि जो अजय मेरू दुर्ग है वो बीठली पहाड़ी पर है, जालोर का दुर्ग है उसे स्वर्णगिरी पहाड़ी पर कहते हैं, सोजत का जो दुर्ग है साथियों ये हमारा दमदमा मानी पहाड़ी पर है, और बयाना दुर्ग का नानी सीढ़ी पहाड़ी पर है। तो इस प्रकार से आप इसको मिलान कर लीजिएगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन कीजिए। असत्य विकल्प का हमें चयन करना है, और असत्य विकल्प में क्या है, गलताजी मंदिर सूर्य देव को समर्पित है, चलो सोचते हैं देखते हैं भाई साहब। कालिका माता मंदिर सूर्य देव को समर्पित है, वर्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, हिंदू केशव मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, और ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है ये अपने को देखना है साथियों। तो देखिएगा यहाँ पर गलता मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित है, बिल्कुल सही बात है साथियों। वर्ष मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, बिल्कुल शिव को समर्पित है, बिल्कुल सही बात है। और हिंदू केशव मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कालिका माता मंदिर सूर्य देव को समर्पित नहीं है। ये कालिका माता मंदिर की बात करें तो ये कौन से दुर्ग में बना हुआ है साथियों, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ है कालिका माता मंदिर, आपको पता ही है। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट यहाँ पर गलत आंसर हो जाएगा, तो इसको एक आप अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा उदयपुर में स्थित सिटी पैलेस के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना है। उदयपुर में स्थित साथियों सिटी पैलेस में कौन सा, सिटी पैलेस के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, भाई साहब बताना इस प्रश्न का आंसर जरा। शानदार ये प्रश्न है आपके लिए और बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। तो क्या है इसमें देखना है कि उदयपुर में स्थित है कौन सा पैलेस, सिटी पैलेस के संबंध में कौन सा कथन असत्य बताना है। तो देखिए यह उदयपुर में पिछोला झील के किनारे, बिल्कुल सही बात है गुरुजी, पिछोला झील के किनारे है। फर्ग्यूसन ने इन्हें राजस्थान का विंडसर महलों की संज्ञा दी है, ये भी बिल्कुल सही बात है। पिछोला झील के अंदर जगनिवास महल और मंदिर दोनों बने हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। तो गलत क्या हो जाएगा, इसका निर्माण महाराजा उदय सिंह के 1499 में ईस्वी में करवाए, नहीं भाई साहब ये बिल्कुल गलत आंसर यहाँ पर पिछोला झील से हो जाएगा साथियों। इस प्रश्न को बहुत अच्छा प्रश्न था, आपको अच्छे से याद रखना था साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखो
चुंगी तीर्थ का मेला कब और कहां लगता है? तो चुंगी तीर्थ का मेले से हमें प्रश्न पूछा गया है। और चुंगी तीर्थ के मेले की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, चुंगी तीर्थ का मेला जैसलमेर का भव्य प्रसिद्ध मेला है जो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को लगता है। अब यहां से आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, मैंने एक कोई भी माह हो साथियों, उस माह के कितने पक्ष बताए थे? एक कृष्ण पक्ष बताया था साथियों आपको, और एक शुक्ल पक्ष बताया था प्यारे साथियों आपको। ये कौन सा पक्ष है? शुक्ल पक्ष। इस शुक्ल पक्ष में कोई भी सारे क्या होते हैं, जो मांगलिक कार्य हमारे होते हैं, मांगलिक कार्य, वो सारे शुक्ल पक्ष में होते हैं। शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन क्या कहलाती है साथियों? पूर्णिमा कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्णिमा कहलाती है। और कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन साथियों अमावस्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अमावस्या कहलाती है। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 84 खंभों की छतरियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? आपने राजस्थान की 84 खंभों की छतरियां राजस्थान के हर बच्चे को पता है, लेकिन यहाँ पे प्रश्नों की क्वालिटी को आप देखोगे तो 84 खंभों की छतरियां ना पूछते हुए हमने 84 खंभों की छतरियों से अंदर से प्रश्न पूछा है कि उनके बारे में असत्य कथन क्या है। यानी कि ऐसे प्रश्नों में आपको पूरी डिटेल के साथ सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसका निर्माण 1683 ईस्वी से 1695 ईस्वी के मध्य करवाया गया। क्या बताइए, बिल्कुल सही आंसर है क्या? आपको यहाँ पर गलत आंसर का चयन करना है, लेकिन सर ये बात तो बिल्कुल सही है कि इसका निर्माण 1683 से 1695 ईस्वी के मध्य करवाया गया। यह छतरी भगवान शिव को समर्पित है। भाई बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर इस छतरी का निर्माण रब विष्णु के काल में राव देवा के द्वारा करवाया गया। ना भाई साहब, बिल्कुल गलत बात है। और ये सही बात है, इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध के द्वारा करवाया गया था, ना कि राव विष्णु सिंह के द्वारा करवाया गया था। साथियों के काल में राव देवा के द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ पर राव अनिरुद्ध के काल में इसका निर्माण हुआ है, ना कि राव विष्णु सिंह के काल में हुआ है। तो इसका गलत आंसर क्या हो जाएगा? सी। और हमसे क्या पूछा है? गलत ही आंसर यहाँ से पूछा है। आगे, हेला ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? हेला ख्याल राजस्थान की वो प्रसिद्ध ख्याल है साथियों जो लगभग हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं हेला ख्याल से। और हेला ख्याल से संबंधित में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, यह ख्याल दौसा, लालसोट तथा सवाई माधोपुर क्षेत्र में प्रचलित है। चलिए ये हम देखते हैं साथियों। तो हेला ख्याल के बारे में 44वां प्रश्न है साथियों हमारा, और क्या सही आंसर नहीं है, लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। हेला ख्याल दौसा, लालसोट, सवाई माधोपुर वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रचलित है। इस ख्याल में दंगल प्रतियोगिता संगीत के साथ शुरू होती है साथियों। यह ख्याल जो है ये दंगल प्रतियोगिता व संगीत के साथ शुरू होती है। बिल्कुल सही बात है। हेला ख्याल के प्रमुख वादक नौबत व बम्ब नाड़ा है। ये सही बात है, लेकिन इसमें लोक गीतों की प्रधानता होती है। नहीं भाई साहब, इसमें लोक गीतों की प्रधानता नहीं होती है, इसलिए इसका गलत आंसर क्या हो जाएगा? सी। यानी कि आपको जो आंसर देना था वो सी आंसर देना था, बाकी ये सारे इसमें करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमें नहीं का सवाल यहाँ पर चुनना था। नेक्स्ट, राजस्थान की रीति रिवाजों के अध्ययन से क्या महत्व निष्कर्ष निकलता है साथियों? तो राजस्थान के जो टॉपिक आता है रीति रिवाजों के अध्ययन से क्या महत्व निष्कर्ष निकलता है प्यारे साथियों, ये अपने को जानना है। ठीक है, इसके साथ हम देखें, ठीक है, इसके साथ अगर हम देखें, देखो रीति रिवाजों में युद्धकालीन स्थिति की झांकी देखी जाती है। ये बात आपको सोचनी समझनी चाहिए साथियों, है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहां से अगर हम देखें तो बिल्कुल सही बात है। इसके बाद तो बिल्कुल सही बात है, युद्धकालीन स्थितियों की झांकी देखी जाती है रीति रिवाज में। रीति रिवाजों पर वैदिक परंपराओं का प्रभाव है। बिल्कुल है भाई साहब, राजस्थान के रीति रिवाजों पर वैदिक परंपराओं का प्रभाव है। रीति रिवाज लचीले हैं, लचीले भी हैं हमारे रीति रिवाज, बिल्कुल कठोर भी, लचीले दोनों हैं। लेकिन रीति रिवाजों में सरसता तथा उपयोगिता है, ये गलत बात है भाई साहब। सरसता तथा उपयोगिता वाली ऐसी कोई भी कंडीशन हमें रीति रिवाज वाले टॉपिक से देखने को नहीं मिलती है। तो इसमें हमें निष्कर्ष निकालना था कि अध्ययन में क्या महत्वपूर्ण निष्कर्ष है साथियों। तो निष्कर्ष अगर इसका हम देखें तो देखिएगा, रीति रिवाजों में सरसता भी है, सरसता का मतलब लचीला भी है, उपयोगिता भी है, ये पूरी उपयोगिता है। तो इसका प्रश्न का सही जो निष्कर्ष निकलता है वो आंसर डी में निकलता है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न था। प्रश्न की भाषा अगर इसकी समझते तो बहुत ही शानदार ये प्रश्न था आपके लिए। नेक्स्ट, तेजाजी से संबंधित निम्न में से गलत कथन का चयन करना है। भाई राजस्थान के निवासी हो तो तेजाजी को तो आप जानते होंगे, तेजाजी को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, है ना। तो तेजाजी के बारे में हमें वो गलत कथन निकालना है जो इस प्रश्न में गलत उनका दे रखा है। तो क्या है तेजाजी के बारे में गलत कथन, ये अपने को देखना है साथियों। देखो तेजाजी के बारे में अगर हम बात करें तो तेजाजी के बारे में गलत कथन क्या है? इन्हें धोलिया वीर काला
वह बाला का लोक देवता कहा जाता है, काला और बाला का बिल्कुल कहा जाता है तेजाजी के बारे में साथियों। तेजाजी महाराज की कर्मस्थली जहां तेजाजी का थान स्थित है, बिल्कुल सही बात है, और थान है साथियों बांसी दुगारी बूंदी में स्थित है, तो बिल्कुल है ये इनका थान स्थित। इनकी घोड़ी का नाम लीलण था भाई साहब, बिल्कुल बसों पर आपने लीलण, गाड़ियों पर लीलण देखा होगा आपने, है ना, लीलण, बिल्कुल घोड़ी का नाम लीलण था। इनके पिताजी का नाम अजमल था साथियों, यहाँ पर अपने को गलत निशान मिल रहा है और इनके पिताजी का नाम अजमल नहीं था, तो डी आंसर इसमें क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा, गलती हमें बताना था। सुमेलित कीजिए भाई साहब। सुमेलित एक तरफ रामश्रेही संप्रदाय की शाखाएं दे रखी हैं साथियों, और एक तरफ उनके प्रवर्तकों के बारे में हमें पूछा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो 47 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो क्या सही आंसर होगा देखिएगा। तो यहां पर देखिए सिंहथल की अगर बात करें तो सिंहथल संत हरिराम दास जी थे साथियों। रेण की अगर बात करें तो रेण की बात है संत दरियाव जी थे साथियों, यहां पर बात करें तो। उसके बाद खेड़प्पा की बात करें तो खेड़प्पा में साथियों संत रामदास जी थे, और शाहपुरा की बात करें तो संत रामचरण जी थे। तो यहां पर हमें पहचानना है कि ए का क्या आंसर होने वाला है, 2। तो भाई साहब ए का 2, ये लो भाई साहब, ये गलत, ये गलत, ये गलत, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न बड़े आसान होते करने, है ना साथियों। नेक्स्ट, हाँ क्या है भाई साहब, बड़ालिया से तात्पर्य, बड़ालिया, हर रीति रिवाजों से प्रश्न है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। बड़ालिया से क्या तात्पर्य है, और बड़ालिया देखो आप जानते होंगे, अगर आप राजस्थान के रीति रिवाज पढ़े हैं तो बड़ालिया से आप बिल्कुल जानते होंगे। तात्पर्य क्या है, वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष का स्वागत करना। नहीं भाई साहब, बड़ालिया तो नहीं कहते उसे ना। शोक रूपी अपनी दाढ़ी मूछ तथा बाल कटवाना, नहीं नहीं, उसे बड़ालिया नहीं कहते, उन्हें तो भाई साहब अलग जो दूसरा रीति रिवाज उसके अकॉर्डिंग आता है ये। अफीम द्वारा मेहमानों की मेहमान नवाजी करना, नहीं भाई साहब। वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करने वाले स्थान को क्या कहते हैं, बड़ालिया से तात्पर्य यहाँ पर डी आंसर से हो जाएगा साथियों, ये बिल्कुल आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद अगर हम चर्चा करें, सुमेलित कीजिए। सुमेलित एक तरफ कुप्रथा है, एक तरफ सर्वप्रथम रोक लगने वाली रियासत साथियों, रोक लगाने वाली जो रियासत है वो कौन सी है। अब बताइए कन्यावध पर सर्वप्रथम रोक किसने लगाई साथियों, कन्यावध पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत कौन सी थी, ये बताना है। तो गुरुजी कन्यावध पर तो कोटा ने लगाई थी, बिल्कुल एक का एक हो जाएगा। समाधि प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत साथियों यहाँ पर जयपुर थी, ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। और सती प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत बूंदी थी गुरुजी, और त्याग प्रथा पर रोक लगाने वाली जोधपुर थी। तो ऐसे कंडीशन में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखते हैं हम यहाँ से कि संगीत विनोद के रचनाकार कौन थे साथियों। और संगीत विनोद के रचनाकार आपको पता होना चाहिए कि संगीत विनोद के रचनाकार यहाँ से कौन होंगे। और आप जानते हो संगीत विनोद के रचनाकार महाराजा अनूप सिंह बीकानेर के थे। ये बहुत ही अच्छे प्रश्न थे आपकी टेस्ट सीरीज से। मिलते हैं अपने अगली क्लास में अगले सॉल्यूशन के साथ, तब तक सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।